नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने विशेषण के प्रकार पढ़े थे। विशेषणों के प्रकार में हमने गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पर चर्चा करी थी। आज का जो वीडियो है विशेषण के दो प्रकारों को लेकर है, एक संख्यावाचक और परिमाणवाचक। आज के वीडियो में हम इन दोनों को अच्छी तरीके से समझेंगे और इनमें मुख्य क्या अंतर है, परीक्षा में आपको किस प्रकार प्रश्न को हल करना है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले पढ़ते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, कुछ वैयाकरण परिमाणवाचक को संख्यावाचक का ही एक प्रकार मानते हैं, परंतु कुछ वैयाकरण इसको अलग प्रकार मानते हैं और परीक्षा में आपके पेपर में जो आएगा वो अलग अलग भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा परिमाणवाचक है, कौन सा संख्यावाचक है, अलग अलग। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले परिमाणवाचक क्या होता है। इसकी परिभाषा देने से पहले आप ये जानिए परिमाण क्या होता है। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। ठीक है, और विशेषण का मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ क्या हुआ कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं, मापतोल बताएं, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। तो यहां तक बात आपकी समझ में आई। जैसे कि मैं अगर लिखूं कि रमेश 1 लीटर दूध लाया। अब यहां पर दूध की विशेषता क्या है कि इसकी हमने क्या बताई है, कोई गुण नहीं बताया दूध का कि दूध कैसा था, मीठा था, ताजा था, ये गुण नहीं बताया। हमने क्या बताई है, दूध की मापतोल बताई है। तो मापतोल बताना ही क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो दूध कितना लाई हो, 1 लीटर लाया, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो यहां तक बात आपकी समझ में आई। अब परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाण का मतलब जब हम संज्ञा की निश्चित मापतोल बताएं। ठीक है, निश्चित मापतोल जैसे 1 लीटर दूध निश्चित मापतोल हो गई। इसी तरीके से बोला जाए 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। देखिए मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। 2 गज जमीन, तो ये 2 गज किसकी विशेषता है, जमीन की है। 5 मीटर किसकी विशेषता है, कपड़े की विशेषता है। इसी तरीके से वह 3 हाथ जमीन भी नहीं पा सका। तो जमीन की विशेषता यहां पर क्या है, 3 हाथ। अब हाथों का काम किस लिए लिया है, उसने नापतोल करने के लिए लिया है। तो ये जो दोनों शब्द मिलकर क्या कहलाएंगे, आपके परिमाणवाचक। इसी तरीके से देखो 3 तोला सोना, तो सोना कितना है, 3 किलो है। तो इन्हीं सभी को हम क्या बोलेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगर बोला जाए कि 3 पग धरती, 3 पग धरती, तो यहां पर हमने क्या किया है, धरती को गिना नहीं है, हमने धरती को क्या किया है, हमने धरती को क्या किया है, यहां पर मापा है। ठीक है, लेकिन मापने के लिए आपने किसका प्रयोग किया है, पैरों का, पग का प्रयोग किया है, इसलिए क्या कहलाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 1 चुटकी सिंदूर, 1 चम्मच नमक, ठीक है, या 1 चुटकी नमक, वो सभी क्या है, मापतोल है। जैसे आ जाए 1 चुटकी नमक, तो नमक की विशेषता क्या है कि नमक हमने किससे नापतोल कर डाला है, चुटकी से, और चुटकी भी कितनी, 1। ठीक है, तो यहां तक बात आपको निश्चित परिमाणवाचक में समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर बहुत सी एक चीज दिमाग में और आपके आ रही होगी। देखो लीटर का तो मैंने ही दे दिया, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, ग्राम दे दो, कुछ भी दे दो, मिलीग्राम दे दो, सभी क्या है, मापतोल की जितनी इकाइयां होती हैं वो निश्चित परिमाणवाचक में आती हैं। ठीक है, अब देखिए मुझसे ये पूछा था एक विद्यार्थी ने क्लास में कि सर जी यहां पर तो 2 शब्द मिलकर इसकी विशेषता बता पा रहे हैं, तो अगर मान के चलो जमीन शब्द नहीं होता तो क्या होता। जैसे मान के चलो दिया 2 गज,
ठीक है, 2 गज। अब इसको हम क्या बोलेंगे, असल में गज को अब हम क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। तो ये क्या है आपका, अगर इन दोनों का प्रश्न, अगर मैं प्रश्न में आपके आ गया कि 2 गज में बताइए ये जो 2 है ये क्या है, तो इसको हम बोलेंगे विशेषण। और कौन सा विशेषण कहलाएगा, ये संख्या। अब हम गज को क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर हमने यहाँ किस रूप में प्रयोग किया है, मापतोल की इकाई के लिए। तो मापतोल की जितनी भी इकाइयां होती है वो सभी क्या होती हैं, निश्चित प्रमाणवाचक में आती हैं। और जब गिनने की बात होती है, जैसे अगर कहीं आ गया 5 लीटर, अब आपसे वो पूछ रहा है बताइए इस शब्द में 5 क्या है, 5 यहां पर क्या कहा जाएगा, 5 लीटर में 5 निश्चित संख्यावाचक कहा जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आ जाए 5 लीटर पानी, तो यहां पर आप बताइए 5 लीटर क्या है, तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। बात समझ में आ रही है। छोटी सी बातें होती हैं जिसको हम थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारा गलत हो जाता है। चलिए अब अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब कि यदि हम निश्चित मापतोल ना बताएं तो वही क्या कहलाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। ठीक है, और यहां पर ज्यादातर हम उनकी अनिश्चितता बताएंगे जिनको गिना नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा कि जिन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञाओं के लिए जब भी अनिश्चितता की बात आएगी तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में ना जाकर अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि जैसे आपने घर पे जा कहा कि भाई थोड़ी सी चाय पिला दो, क्या बोला आपने, थोड़ी सी चाय। अब चाय को गिना तो जा नहीं सकता भाई, क्या गिन सकते हो कि 1 चाय पिला दो, 2 चाय पिला दो, 3 चाय पिला दो, आप बोल जरूर देते हो, लेकिन असल में वो प्याली को गिन रहे हो आप, 1 प्याली चाय, 2 प्याली चाय। ठीक है, तो अब ये चाय कैसी है, थोड़ी सी। तो थोड़ा सा क्या आपको निश्चित बोध करा रहा है, तो नहीं करा रहा, इसलिए क्या कहलाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी तरीके से आपने बोला कि चाय में जरा, वो चाय में मतलब सब्जी में जरा नमक डालो, नमक कितना डाल दो, जरा सा। ठीक है, जरा सा नमक कम है, तो नमक की विशेषता क्या है, जरा है। अब यह नमक को हम तोल नहीं रहे, कितना कम है, मिलीग्राम में कम है या उसमें कम है। ठीक है, इसी तरीके से तुमने पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। अब शक्ति को हम गिन सकते हैं क्या, 1 शक्ति, 2 शक्ति, 3 शक्ति नहीं गिन सकते। तो शक्ति कितनी लगाई, पूरी, इसका मतलब हमने क्या किया, शक्ति को मापा तोला है। ठीक है, और भी इसी तरीके से हो सकते हैं, जैसे पूरी शक्ति है, जैसे थोड़ा है, जरा है, पूरी है, और थोड़ा आटा। ठीक है, बहुत आटा। ठीक है, उसने बहुत आटा फैला दिया। अब आटा कितना है, बहुत है, अब आटे को गिन तो सकते नहीं है। तो आप निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक के लिए एक बात याद रखिए कि जिन संज्ञाओं को हम केवल माप तोल सकते हैं उनकी अनिश्चितता सदैव अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, परिमाणवाचक आप समझ गए होंगे, अब हम बात करेंगे अनिश्चित वो संख्यावाचक की। ठीक है, चलिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब है कि वे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराएं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता हम जब संख्या से बताते हैं, अर्थात गिनती से बताते हैं, या किसी भी संख्या से बता दें तो उसी को क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला 4 लड़के, क्या बोला, लड़के। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लड़कों को गिन रहे हैं या तोल रहे हैं, तो यहां पर हमने लड़कों को गिना है, तो हमने गिनकर क्या बता दिया कि लड़के कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 4 क्या हो गया, इस लड़के की संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक का मतलब है
कि जब हम संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराएं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 लड़के 5 लड़के, तो हम क्या बता रहे हैं, निश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है गणनावाचक। क्या होता है, गणनावाचक, ठीक है। इस गणनावाचक के 2 भेद होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक, और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक, ठीक है। दूसरा होता है इसका क्रमवाचक, तीसरा होता है आवृत्तिवाचक, चौथा होता है समुदायवाचक, और पांचवा होता है प्रत्येक बोधक। बात यहां तक आपकी समझ में आई। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। गणना का मतलब क्या होता है, गिनती करना, ठीक है। जब हम किसी की गिनती करते हैं, जैसे मान के चलो ये क्या है, रेखा है, रेखा। तो अब इन रेखाओं को आप गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो रेखाओं को हमने क्या बताई है, गिनती बताई है। अगर हम इन रेखाओं को लड़का मान लें तो कितने लड़के हो गए, आप क्या बताओगे संख्या, 7 लड़के। तो हमने यहाँ गणनावाचक का मतलब 7 लड़के। अब ये बताइए कि 7 क्या पूर्ण संख्या है या अपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो अगर हम लिखें 7 लड़के, तो हमने ये क्या करा, लड़के की या कहा जाए संज्ञा की गणना करके बताई है। और गणना भी हमने किस में करी है, पूर्ण संख्या में। तो जब पूर्ण संख्या से गणना करी जाती है तो पूर्णांक बोधक होता है। जब अपूर्णांक संख्या से किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो उसको अपूर्णांक बोधक कहते हैं। जैसे कि यहां मैं लिख दूं 3 घंटे, जैसे वह 3 घंटे बैठा रहा, तो हमने यहां क्या किया, घंटे गिन लिए। लेकिन यहां हम घंटे को किस में गिने, आधा घंटा, ठीक है, पौन घंटा, ठीक है, या कहा जाए आधा आम, मैंने आधा आम खा लिया, ठीक है। और यहीं अगर मैं कह दूं 1 आम, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, निश्चित संख्या से इसकी विशेषता बता रहे हैं, यहां अनिश्चित संख्या से इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो आधा है, पौन है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है। मैंने 2.5 आम खाया, मैंने 3.5 आम खाए, मैंने 4.5 अमरूद खाए। तो ये क्या है, सभी हम अपूर्णांक संख्या से इनकी विशेषता बता रहे हैं। अब क्रम की बात करते हैं। क्रम का मतलब क्या होता है, जब हम संज्ञा के क्रम को बताएं। अभी हमने इनको लड़का मानकर इनकी क्या बताई थी, टोटल संख्या बताई थी। अब हम इनका क्रम बताएं। तो देखिए क्रम क्या मतलब, ये कौन सा है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम बताना। तो हम जब इसका क्रम बताएंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, पहला लड़का, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से 3 घंटे इंतजार किया, लेकिन तीसरे घंटे वह आ गया, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जब हम क्रम बताते हैं तो इसके साथ में संज्ञा सदैव एक वचन आती है। पहले लड़के ने, अब लड़के ने आपने किया तब भी वो एक ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमेशा ये किसमें है, क्योंकि हम जब क्रम बताते हैं तो एक का ही तो क्रम बताएंगे एक बार में। तो जब भी हम एक का क्रम बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक वचन में ही रहेगा। तो यहां तक बात समझ में आई। संस्कृत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भी इस तरीके से आता है। यहां पर देखो हम ये भी लिख सकते हैं 100वां विकेट। 100वां विकेट जैसे ही बॉलर ने लिया, सभी ने उसको गोद में उठा लिया, तो विकेट उसने क्या गिने, 100वां विकेट। तो विकेट का हमने क्या बताया है, क्रम बताया है, ठीक है। और यहां पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी आ जाता है। जैसे प्रथम कार्य, ठीक है, उसका प्रथम कार्य था मेरी या उसकी सेवा करना, तो कार्य हमने क्या करा है, गिना है, तो प्रथम कार्य, ठीक है। अब आवृत्ति की बात करते हैं। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज डबल हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस चीज की आवृत्ति हो जाना। जैसे कि 2 लिखा था और 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, असल में डबल हो गया, दूना हो गया। तो इसी को हम क्या कहा, हमने 2 की एक बार और आवृत्ति हो गई। जैसे 3 है, फिर से एक बार और आ गया,
तो ये क्या हो गया, डबल हो गया। तो बस डबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूना तिगुना। तो जब हम संख्या का आवृत्ति बताएं अर्थात दूना तिगुना 4 गुना बताएं, तब उसी को क्या कहते हैं, आवृत्तिवाचक कहते हैं। तो यहां मैं लिख दूं जैसे दूना या दूने लड़के। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए यहां पर दूना आ गया, अब एक गुना तो होता नहीं है, एक गुना तो होता नहीं है, लेकिन यहां पर आ जाता है, वो आता अकेला। ठीक है, अकेला। ठीक, बात समझ में आ रही है। दूने लड़के, तिगुने लड़के, या 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने, 100 गुने, यहां लिख दो 100 गुने, 100 गुने घोड़े। ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 100 गुने घोड़े खरीद सकता हूं। ठीक है, 100 गुने। ठीक है, समुदायवाचक जब हम संज्ञाओं के समूह का बोध कराएं। अब संज्ञाओं के समूह का बोध कैसे कराएंगे देखिएगा। अभी मैंने कहा क्लास में 4 लड़के, 4 छात्र पास हो गए। ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई 4 छात्र पास हुए, बाकी के इसका मतलब फेल हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं यहां लिख दूं मैं चारों छात्र पास हो गए, तो इसका मतलब आप तुरंत कहोगे कि यहां पर मैंने सभी को गिन लिया। तो सभी का मतलब समुदाय, अर्थात पूरे समूह का एक बार में अगर हम गिनती कर लें तो उसी को क्या कहते हैं, समुदायवाचक कहते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूं 7 लड़के, 7 लड़के। ठीक है, 4 गायें। अब जैसे मेरी 4 गायें बीमार हैं, तो चारों का मतलब मेरे पास 4 ही है। इससे ये बोध हो रहा है कि मेरा जो गायों का जो पूरा समूह है वो बीमार है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां मैं लिख दूं मेरी 4 गायें बीमार हैं, तो आप ये कहोगे कि लगता है 4 बीमार हैं, बाकी की अभी बची हुई है। इसका मतलब जब समूह में सबको गिन लिया जाता है, सबकी गणना कर ली जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक कहते हैं। अब प्रत्येक बोधक का मतलब है जब प्रत्येक को हम एक एक करके गिने, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्येक बोधक कहा जाता है। जैसे कि हर एक लड़का, ठीक है, प्रत्येक गाय। यहां पर भी याद रखने वाली बात है कि जब भी ये विशेषण किसी संज्ञा के साथ आएंगे तो वो संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होगी। जैसे हर एक लड़के नहीं होगा, हर एक लड़कों नहीं होगा। ठीक है, हर एक लड़कियां नहीं होगा, प्रत्येक लड़कियां नहीं होगा, प्रत्येक गाय नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रत्येक एक एक मकान, यानी कि उस गांव का एक एक मकान पक्का बना हुआ है। तो मकान कैसा है, एक एक मकान है। ठीक है, अगर 2-2 भी आ जाए, 3-3, यह दवाई आपको 3-3 घंटे पर लेनी है। कितने पे, 3-3 घंटे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्येक बोधक कहते हैं। तो निश्चित आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। तो हमने अनिश्चित प्रमाणवाचक में क्या पढ़ा था कि जिन संज्ञाओं को हम माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, अगर उनकी अनिश्चितता व्यक्त करनी होगी तो वो प्रमाणवाचक में जाएगी, अनिश्चित प्रमाणवाचक में। अब यहां बात करते हैं कि जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उनकी अगर अनिश्चितता व्यक्त करी जाएगी तो वो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मापी भी जा सकती हैं और गिनी भी जा सकती हैं, तो उनकी जो अनिश्चितता होती है वो वाक्य के भाव के अनुसार आपको लगानी होगी। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं, देखिएगा। जैसे कुछ लड़के, कुछ लड़के, जैसे कक्षा में कुछ लड़के पास हो गए, तो ये जो कुछ शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की बता रहा है, लेकिन गणना बता रहा है, और वो भी कैसी बता रहा है, अनिश्चित बता रहा है। तो इस कुछ को हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, हाँ जी, चलिए। कुछ लड़के, ये अकेला, दूने तिगुने, अरे अकेला यहां आएगा, अकेला लड़का। ठीक है, माफ कीजिएगा, अकेला लड़का समुदायवाचक में आएगा। ठीक है, यानी कि एक का तो समूह बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर समूह में गिनने हैं तो कक्षा में अकेला लड़का बैठा था। ठीक है, या कक्षा में 4 लड़के बैठे हुए थे, तो यहाँ अकेला यहाँ आएगा, माफ कीजिएगा। चलिए, कुछ लड़के, सभी आदमी। ठीक है, बारात में तुम ज्यादा लड़के ले आए या ज्यादा आदमी ले आए। ठीक है, सभी लड़के। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, मैं अभी ये बता रहा था ये तो वो हैं जिनको हम गणना कर सकते हैं, माप तोल नहीं सकते, उनकी तो अनिश्चितता संख्यावाचक में हो गई। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई थी
कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसको गिन भी सकते हैं तोल भी सकते हैं, उनकी अनिश्चितता किसमें व्यक्त होगी, संख्यावाचक में या परमाणुवाचक में। तो उसी के लिए मैं आपको अब उदाहरण दे रहा हूं। तो देखिए वो वाक्य के भाव पर निकल के आता है। मैं वाक्य लिखता हूं ऊपर, ठीक है, यहां समझिएगा। जैसे मैंने लिखा कि मैं बाजार से कुछ या बहुत आम लाया, ठीक है, या बहुत भी लिख सकते हो, बहुत चोर, ठीक है, बहुत चोर, बहुत लड़के, बहुत छात्र। जैसे इस बार बहुत छात्र पास हो गए, तो छात्र कितने पास हो गए, बहुत। तो ये बहुत भी क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। सभी, सर्व, कुछ इन्हीं के नाम है, सभी कह लो, सर्व कह लो, ज्यादा कह लो, अधिकतर कह लो, बहुत कह लो, चोर कह लो, ठीक है। चलिए, मैं बाजार से बहुत आम लाया। अब यहां पर आपको ये देखना है, या ये कहा जाए कि मैंने थोड़े आम खा लिए और मैंने थोड़ा आम खा लिया। अब इन दोनों वाक्यों में अंतर देखिए। अब आपको करना क्या होगा, आपको यह देखना है कि आम को हम गिन रहे हैं या तोल रहे हैं। अब मैं बाजार से बहुत आम लाया, तो आम तो हम वैसे बाजार से तोल कर लाते हैं, लेकिन तोलने के लिए यहां पर बहुत नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर यह किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। अब यहां आ जाते हैं, मैंने थोड़े आम खा लिए। तो ये जब भी आप आम खाते हो तो तोल के तो खाते नहीं हो, ठीक है। तो आम खाए होंगे तो गिनकर खाए होंगे। थोड़े आम मतलब 4 आम खाए, 5 आम खाए, 3 आम खाए। तो यहां पर भी ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहां जाते, मैंने थोड़ा आम खा लिया। अब आम में से आपने थोड़ा सा टुकड़ा खाया है, तो वो आपने गिनकर नहीं खाया। तो ये जो थोड़ा शब्द है वो अनिश्चित किस में चला जाएगा, परमाणुवाचक में चले जाएगा। वैसे मैं आपको सीधे सीधे दो बातें बता दे रहा हूं कि यदि कोई संज्ञा या ऐसा कोई नाम जिसको हम केवल माप तोल सकते हैं, उसकी अनिश्चितता सदैव अनिश्चित परमाणुवाचक में चली जाती है। और वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन भी सकते हैं और माप तोल भी सकते हैं, उन सभी की अनिश्चितता अनिश्चित संख्यावाचक में आती है, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि जिन संज्ञाओं की गणना अर्थात गिनती की जा सकती है वो अनिश्चित संख्यावाचक में जाते हैं, और जिन संज्ञाओं की हम गणना नहीं कर सकते, केवल माप तोल सकते हैं, वो अनिश्चित परमाणुवाचक में चली जाती हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चारों प्रकार अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आशा करता हूं आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग देखते ही नहीं है मेरे वीडियो को। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूं तो इसीलिए बहुत से लोग नहीं देखते। और आने वाले दिनों में पैट की परीक्षा होने वाली है। पैट में से तो व्याकरण को हटा ही दिया गया है, तो अब तो व्याकरण के आधार पर अगर मैं बात करूं तो व्याकरण की स्थिति पहले से ही दयनीय थी, अब और भी ज़्यादा इसकी स्थिति खराब होने वाली है। चलिए देखते हैं जो आगे होने वाला है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूँगा। तब तक अगले वीडियो की इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। नमस्कार।